नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पूरे देश भर में इस पर चर्चा हो रही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना लेती है एनडीए के साथ तो क्या क्या नया करने वाली है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो कमेटी को लिखने वाले डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो कि इस मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर जोशी, आपका कानपुर से बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद दीपक जी। मेरा सबसे पहला सवाल, अभिषेक मनु सिंघवी ने उसी दिन आरोप लगाया था कि आपने उनका मैनिफेस्टो चुरा लिया है। अब ऐसा है कि जिसको जो मन में आए सो कहे, लेकिन अभी तक उसी दिन आरोप लगाया था कि आपने उनका मैनिफेस्टो चुरा लिया है। अब ऐसा है कि जिसको जो मन में आए सो कहे, लेकिन अभी तक किसी भी पत्र में, किसी भी सोशल मीडिया के कमेंट्स में कहीं भी ये आरोप हमारे ऊपर नहीं आया है। ये जरूर आ गया कि हम इससे देर हो गई है, ये भी आ गया कि बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है, मगर हमने कोई चीज चोरी की है ये तो किसी ने कहा नहीं। शायद जो चोरी करने वाले हैं उनको ही दूसरों में भी चोरी दिखाई देती हो, तो उसको मैं नहीं कह सकता कुछ। पहला एग्जाम्पल उन्होंने इसका दिया है कि आपने लो कॉस्ट हाउसिंग की बात की है, लेकिन इंदिरा आवास और राजीव आवास जैसी योजनाएं तो पहले से ही चल रही है, इसमें नया क्या है? देखिए, हमने ये तो नहीं कहा कि मैनिफेस्टो में जो कुछ है वो सब नया है, लेकिन जो योजनाएं चल रही हैं अगर उनको हम ठीक करें, सुधारें और उसका लाभ जनता को पहुंचाने के लिए हम उनके रूप में परिवर्तन करें तो ये कोई गुनाह है? अरे भाई, इन्होंने खुद ही कहा है कि इनकी योजनाएं जब चलती हैं तो रुपए में 85 पैसे रह जाते हैं और सिर्फ 15 पैसे वहां तक पहुंचते हैं, तो हम इस 85 पैसे को भी वहां तक पहुंचाएंगे। इसलिए हमारी योजनाएं देश में कारगर योजनाएं होंगी, हर एक को पहुंचाने वाली योजनाएं होंगी और वो पूरा करने वाला हमारा कार्यक्रम है। इनके हवाई कार्यक्रम होते थे, हमारे जो है जमीनी कार्यक्रम हैं और वो लोगों को मिलेंगे, क्योंकि हमारी सरकारों का रिकॉर्ड गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उसके पहले जहां भी हम कोएलिशन में रहे हैं वहां साफ है इस बात को कि हम जो कहते हैं उससे पूरा करते हैं। तो उन्हें तो खुशी होनी चाहिए थी इस बारे में कि हम उन योजनाओं को भी कुछ को ठीक करेंगे। अगर सरकार को हम ठीक कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि हम तो सरकार चला ही रहे थे, ये सरकार में आना चाहते हैं तो नया क्या कर रहे हैं? अरे भाई, नया तो कर ही रहे हैं। नया कर रहे हैं, लेकिन कई सारे और मुद्दे हैं जिसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि महंगाई कैसे दूर करेंगे। आपने एक फंड बनाने की बात तो कर दी, लेकिन महंगाई कैसे दूर होगी इसका कोई कॉन्क्रीट कार्यक्रम नहीं दिया। देखिए, कॉन्क्रीट कार्यक्रम भी दिया हुआ है। अगर उत्पादन बढ़ता है, बाजार में सामान उपलब्ध रहता है, जमाखोरी कम की जाती है तो महंगाई कम होती है। और अगर लोगों को मुनाफाखोरी करने से और जमाखोरी करने से रोकने के लिए कानून और व्यवस्था ठीक की जाती है तो महंगाई रुकती है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब एनडीए की सरकार वाजपेयी जी के नेतृत्व में थी तो महंगाई सालों साल नियंत्रित रही। हमने जब सरकार छोड़ी थी तब विकास की दर लगभग 9% थी और महंगाई की दर लगभग 4%, 4.5% थी। जब इन्होंने सरकार छोड़ी है तब महंगाई की दर होलसेल में 9% से अधिक है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में तो अनाज के मामलों में 18-20% तक चली गई है और ग्रोथ रेट 4% आ गई है। तो इसलिए हम कर सकते हैं, हमने करके दिखाया है, तो हमें ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे करेंगे। हमारा रिकॉर्ड है, हम जानते हैं करना। तो ये फंड क्या करेगा डॉक्टर जोशी? ये देखिए, एक मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड होता है। ये अगर आप हर एक बजट को देखें तो ये लिखा जाता है उसमें कि अगर मार्केट डिस्टेबलाइज हो, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव आए तो उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास फंड होता है। ये लोग केवल शेयर मार्केट का ही उतार चढ़ाव ठीक करते थे, हम लोग सारी जिन्सों का भी और रोजमर्रा के उपभोग में आने वाली चीजों के लिए भी अगर कहीं मार्केट में उतार चढ़ाव जरूरत से ज्यादा हो जाए, मर्यादा को पार करने लगे, तो उसके लिए ये फंड काम में लाया जाता है। तो ये फंड किस तरह से काम करेगा, थोड़ा आप बता सकते हैं?
अगर फल महंगा हुआ, सब्जी महंगी हुई, दाल महंगी हुई, चावल महंगा हुआ। नहीं, वो हमने करके दिखा दिया था ना, वैसा ही कर देंगे। उसमें दोबारा हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। वो एक प्रक्रिया का और ईमानदारी का मामला है। अगर सरकार ईमानदार है, मंत्री ईमानदार हैं, अफसर कामचोर नहीं है, तो सब चीजें नियंत्रित होने लगती हैं। हमारे पास उसका रास्ता है और हम अपना ट्रेड सीक्रेट नहीं बताते हैं। नहीं सर, ट्रेड सीक्रेट देश जानना चाहता है। ट्रेड सीक्रेट देश जानना चाहता है। जानना चाहेगा उसको हम देश को हमको रिजल्ट देंगे। हम कैसे दे रहे हैं ये तो फिर बाद में वो अपने आप समझ लेंगे। हमें तो करके दिखाना है और हम पहले करके दिखा चुके हैं, इसलिए दोबारा भी कर देंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि क्रिटिक्स, इस घोषणा पत्र के जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि वादे तो कई सारे पूरे करे गए हैं, लेकिन कैसे पूरा करेंगे ये साफ नहीं है। उसमें दूसरी बात कही है, सबको स्वास्थ्य दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि राइट टू हेल्थ दिया जाएगा। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारा राइट टू हेल्थ यानी एक कानूनी अधिकार होगा। वहीं आप एक छोटी सी बात कर रहे हैं कि सबको स्वास्थ्य का अधिकार होगा। ये एक जनरल सा स्टेटमेंट है। तो इन दोनों कंपेरिजन को आप कैसे देखेंगे? देखिए, राइट टू हेल्थ तो भारत के संविधान में पहले से ही दिया हुआ है। राइट टू लिव का अर्थ है राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ। ऐसा थोड़ी है कि आदमी जिंदा रहे मगर बीमार होकर रहे। संविधान कहता है कि ये ह्यूमन राइट्स हैं, ये हर एक को मिलने ही चाहिए। तो कांग्रेस कोई नई बात नहीं कह रही है, बल्कि लोगों को बेवकूफ बना रही है। हम तो उसको हेल्थ दे रहे हैं, वो राइट दे रहे हैं, हम हेल्थ दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि क्या जरूरी है, सिर्फ कागजी राइट देना या एक्चुअल हेल्थ देना। हम एक्चुअल हेल्थ के हमने रास्ते बताए हैं। तो इसलिए ये लोगों को गुमराह करने के इनके लटके 10-12 साल चल गए, अब आगे नहीं चलेंगे। आपको लग रहा है ये गुमराह कर रहे हैं? उनका ये कहना है कि आपने मिलियंस ऑफ जॉब्स तो कर दिए। उन्होंने 10 मिलियन जॉब की बात कही, आपने मिलियंस ऑफ जॉब की बात तो कर दी, लेकिन ये जॉब कहां से आएंगे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे आगे बढ़ेगा इस इकोनॉमिक रिसेशन के बीच में? इसका कोई एक्सप्लेनेशन घोषणा पत्र के अंदर है ही नहीं। एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। घोषणा पत्र में ये बताया जाता है कि हम ये करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग केवल बड़े उद्योगों का ही नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग में छोटे उद्योग भी होते हैं, मझोले उद्योग भी होते हैं, कृषि उत्पाद भी है, उनसे भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है। आम जो कारीगर होते हैं उनको उत्साह देने से वो अपने ट्रेडिशनल काम करते हैं, उससे भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है। जो हमारे ऐसे परंपरागत उद्योग हैं उनसे भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए जो उपाय हैं वो हम करेंगे। जहां ऋण सस्ता देना होगा वहां ऋण सस्ता देंगे, जहां मार्केट फैसिलिटी देनी होगी मार्केट फैसिलिटी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, सब तो लिखा है उसमें। बिजली देंगे, ये भी लिखा है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर रॉ मटेरियल कहीं से लाना है तो उसके लिए सड़कें भी बनाएंगे, पोर्ट्स का भी विकास करेंगे, ये सब तो लिखा है उसमें। ये कौन कहता है कि हम कैसे करेंगे ये नहीं लिखा है? सब लिखा है, उसको गौर से पढ़िए। अब पढ़े बगैर ही कुछ हवा में लठ मार दें तो बात अलग है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एक बात और कही अभिषेक मनु संघवी, सारे रास्ते दिए हुए हैं उसमें। जी हाँ, एक बात और कही अभिषेक मनु संघवी ने कि आपने 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही है और राहुल गांधी उसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। हाँ, देखिए, इंप्लीमेंट कर चुके हैं। ये बात अगर होती तो हमें फौज के लोग आके बार बार ये नहीं कहते। ये हमें इनपुट्स हमने सबसे लिए हैं। वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, केवल कागज में हुआ है, हमें अभी उसका कोई व्यावहारिक रूप देखने को नहीं मिला। और इसके अलावा हमने और भी बातें कही हैं। हमने ये भी कहा है कि डिफेंस सर्विसेज के लोगों के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। हमने उनकी रिहेबिलिटेशन की बातें भी कही हैं, उनका उपयोग करने की बातें भी कही हैं। पर कांग्रेस वालों को हमारी नई चीजें क्यों नहीं दिखाई देती? जैसे देखना चाहिए, खुश होना चाहिए कि आने वाली सरकार बहुत आगे जाएगी। जैसे आपने कहा नई चीजें, जैसे हमने कहा कि हिमालय की रक्षा होनी चाहिए। हिमालय का एक समूचा उसका एक इकोसिस्टम है, वो पर्यावरणीय इकाई है। दुनिया में केवल 2 इकाइयां हैं, एक हिमालय, दूसरा अमेज़न। और ये हिमालय हमारे देश को सुरक्षा देता है, संस्कृति देता है, जल देता है, जलवायु देता है, हमें हमारे देश का आकार देता है। और ये हिमालय बिल्कुल इस समय असुरक्षित पड़ा है। हमने उस पर बहुत ध्यान दिया है। हमने ये भी बताया है कि पश्चिम में जो भारत का विकास हुआ है, पश्चिमी भारत का, वो पूर्वी भारत का नहीं हुआ।
हम दोनों के विकास को समान स्तर पर लाएंगे और जोन्स बनाएंगे, क्षेत्र बनाएंगे समान समस्याओं वाले राज्यों की, और उनकी कमेटियां बनाएंगे और वो सीधे प्लानिंग में भाग लेंगी। केवल दिल्ली में बैठ के प्लान नहीं बनेगा, इनकी राय से बनेगा। पीएमओ और ये सारे लोग मिलकर बनाएंगे। तो ये बहुत सी नई बातें हमने कही, उस पर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता। हम यूजीसी को केवल ग्रांट्स बांटने वाली नहीं रखेंगे, हम उसे कमीशन फॉर हायर एजुकेशन उसकी देखरेख के लिए रखेंगे। हमने बहुत सारी बातें कही हैं। फैकल्टी की कमी को पूरा करेंगे, फौज में लोगों की कमी को पूरा करेंगे। ये उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता। सर आपने एक बात और टैक्स के लॉज में सुधार करेंगे, टैक्स टेररिज्म से बचाएंगे लोगों को। ये नहीं कि 20 साल पुराने टैक्स लोगों से वसूल करने चले जाएं बिना मतलब के। सर आपने एक बात और कही है, हम लोगों का भरोसा लाएंगे। सर आपने एक बात और कही है कि टीम इंडिया बनाई जाएगी देश के विकास के लिए। तो ये टीम इंडिया क्या होगी, कैसे बनेगी? ये टीम इंडिया वो भी स्पष्ट लिखा है कि इस देश के सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे और प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी उसमें शामिल होंगे। अकेले पीएमओ से या अकेले किसी एक दफ्तर से काम नहीं चलेगा, बल्कि इन सबके सहयोग से देश में एक ऐसी टीम बनेगी जो हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करे। राज्यों से को भी विदेशी व्यापार बढ़ाने की और अपना उद्योग बढ़ाने की सुविधाएं दी जाएंगी, उनकी भूमिका आगे बढ़ाई जाएगी और वो भी बराबर के खिलाड़ी होंगे। प्रधानमंत्री केवल कैप्टन होगा। प्रधानमंत्री कैप्टन होगा। तो प्रधानमंत्री की कैप्टनसी में टीम इंडिया काम करेगी, लेकिन इससे ब्रांड इंडिया कैसे प्रमोट होगा? क्योंकि आपने टीम इंडिया के साथ साथ ब्रांड इंडिया की भी बात करी है। जहां वो ब्रांड इंडिया का मतलब ये होता है कि भारत नए नए आविष्कार करेगा, नई टेक्नोलॉजी को काम में लाएगा और अपने उद्योगों को और अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य बनाएगा। ये इसका मतलब यह है कि भारतीय उद्योगपति, भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय टेक्नोलॉजिस्ट ये सब मिलके ऐसे उत्पाद पैदा करेंगे जो दुनिया भर में स्वीकार्य हों और जिनकी क्वालिटी अत्युत्तम हो। ऐसी चीज करने से ही ब्रांड इंडिया बनता है, जो भारत के नाम को दुनिया भर में ले जाएगा और लोग कहेंगे वाह ये सामान हिंदुस्तान का आया, इसे जरूर खरीदो। आज से 200-250 साल पहले ब्रांड इंडिया सारी दुनिया में चलते थे। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन आपने टैक्स की बात करी, आपने टैक्स रिफॉर्म्स की बात की। आपके सहयोगी बाबा रामदेव लगातार टैक्स रिफॉर्म्स की बात कह रहे हैं, वो काला धन को लाने की बात कह रहे हैं। आपने अपने मैनिफेस्टो में काला धन को राष्ट्रीय संपत्ति बनाने की बात कहीं नहीं कही है, जबकि बाबा रामदेव की ये मांग है। आप क्या काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति बनाएंगे? अरे वो है ही होती है, और किसकी है? वो गैर राष्ट्र की थोड़ी होती है। ये कोई नई बात थोड़ी है। जो संपत्ति भारत की है वो भारत की है। तो जो है वो ये तो कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिसका को लिखे बगैर लोग नहीं समझ सकते। सामान्य सी बात है, जो धन भारत को मिलना चाहिए था वो भारत का है, और भारत स्वाभाविक से एक राष्ट्र है, इसलिए वो राष्ट्रीय संपत्ति है। तो आप मानते हैं कि काला धन एक राष्ट्रीय संपत्ति है? हम ये मानते हैं काला धन जो बाहर चला गया, जब वो भारत में आ जाएगा तो वो राष्ट्रीय संपत्ति होगा। जब भारत के बाहर है तो वो जहां है वहां है भैया। जब जैसे ही भारत में आएगा तो वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति ही होगा। अभी तो लाना है, लाते ही हो जाएगा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति। इसको लाने के लिए क्या कोई रोड जो बाहर इस समय पड़ा है वो, सर इसको लाने के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है आपने? जी हाँ, वो भी लिखा है, उसकी दिशा दी गई है उसमें कि कानूनों में क्या सुधार किया जाएगा और एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा, अदालतें कैसे काम करेंगी वगैरह वगैरह, सब उसमें संकेत दिया गया है। सर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग के मामले में। बाबा रामदेव का कहना है कि सभी टैक्सों को खत्म कर दिया जाए और सिर्फ एक बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लागू कर दिया जाए। क्या एक अर्थशास्त्री के तौर पर आपको ये फिजिबल लगता है? नहीं, ये फिजिबल नहीं है, और मेरा बाबा से ये अनुरोध है कि वो अपना ज्यादा ध्यान योग और भारत की संस्कृति और भारत की दवाइयां, उत्पाद और लोगों में आत्मविश्वास और भारत की संस्कृति के प्रति प्रेम, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें। अर्थशास्त्र की बातों को वो हम पे छोड़ दें। नहीं, लेकिन वो आजकल तो खुलकर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। आज तो बाकायदा कांग्रेस ने उनकी शिकायत कर दी है कि बाबा रामदेव योग का काम कम और बीजेपी का काम ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, अब बीजेपी का काम तो इस समय सारा देश कर रहा है, तो उसको मैं उन बेचारों को क्या दोष देना। जहां जाते हैं वहां बीजेपी सुनाई देता है।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बहुत से कांग्रेस के नेता भी बीजेपी बोलने लगे। डॉक्टर साहब, कांग्रेस ने तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर दी है बकायदा उनकी। तो वही तो कह रहे हैं ना, उनकी कर दी है, लेकिन कांग्रेस के बहुत से नेता जो बीजेपी करके इधर आ रहे हैं, चिदम्बरम साहब भी बीजेपी बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और जयराम रमेश भी कभी कभी बीजेपी बोल देते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी बात थी कि कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देगा आपका घोषणा पत्र, जिसमें सबसे प्रमुख नाम बिहार का था। बिहार को विशेष राज्य का या किसी भी तरह का कोई महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाएगा, ऐसा क्यों नहीं हो पाया घोषणा पत्र के अंदर? क्या इस पर कोई प्रकाश डालेंगे? देखिए, हमने ये कोई वायदा नहीं किया था, लेकिन हमने हर क्षेत्र की समस्याओं के निवारण के लिए क्षेत्रीय समितियां बनाने का, जोनल काउंसिल बनाने की बात इसीलिए कही है कि उनकी कुछ क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं जो सारे देश में एक साथ लागू नहीं होती, उन पर विशेष विचार किया जाएगा। जैसे जो हमारे देश में रेगिस्तानी इलाके हैं, उनकी क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं जो सारे देश में एक साथ लागू नहीं होती, उन पर विशेष विचार किया जाएगा। जैसे जो हमारे देश में रेगिस्तानी इलाके हैं, उनकी समस्याएं हैं, जो समुद्री किनारे वाले राज्य हैं उनकी अलग समस्याएं हैं, जो हिमालय की तलहटी में बसे हुए राज्य हैं उनकी अलग समस्याएं हैं, जो खेती प्रधान राज्य हैं उनकी अलग समस्याएं हैं, जो उद्योग प्रधान राज्य हैं उनकी अलग समस्याएं हैं, जो प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं वो अलग हैं, जो कंज्यूमर स्टेट्स हैं वो अलग हैं। हर एक की अलग अलग समस्याएं हैं, उनका समाधान अकेले दिल्ली से एक राज्य या किसी खास राज्य के ऊपर ही ध्यान दे के नहीं होता, लेकिन संवेद उसमें होगा और हर राज्य को जो उसकी जरूरत है, जो उसकी आवश्यकता है, वो उसको जरूर मिलेगी। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अगर घर के बजट के ऊपर आया जाए तो गैस सिलेंडर पर आपका पूरा घोषणा पत्र खामोश है। राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री को कहकर 9 से 12 सिलेंडर करवा दिए, लेकिन क्या आप जब आएंगे तो इस सिलेंडर जो सब्सिडाइज सिलेंडर होंगे वो सस्ते होंगे क्या, और ज्यादा बढ़ेंगे क्या? माफ कीजिएगा, और ज्यादा बढ़ेंगे क्या? हमने आपको हमारी मूल नीति है कीमतों पर नियंत्रण करना, महंगाई को नीचे करना। उसके लिए जो जो कदम जिस जिस क्षेत्र में उठाने होंगे वो जरूर करेंगे। और महंगाई केवल किसी एक आइटम पर ही नहीं होती, महंगाई एक कुल मिलाकर के एक स्तर तय होता है कि इस चीज का योगदान जीवन में कितना है और उसकी महंगाई किस रफ्तार से बढ़नी चाहिए, किस रफ्तार से घटनी चाहिए। तो जब हम मूल्य को कम करने की बात करते हैं, महंगाई को घटाने की बात करते हैं, तो उसमें देश की वो सभी चीजें शामिल हैं जो आम आदमी के उपयोग में आती हैं। नहीं, चूंकि गैस सिलेंडर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली गैस सिलेंडर के मूल्यों पर और उसकी सब्सिडी पर सवाल पूछ रहा हूं। आलू और प्याज उससे भी बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन तो आलू और प्याज सरकार द्वारा सीधे नियंत्रित नहीं होता है। डॉक्टर साहब, आलू और प्याज सरकार से सीधे नियंत्रित नहीं होता। वो भी होता है भैया, और सीधे नहीं, टेढ़े तो होता है ना, और आदमी को तो तकलीफ देता है ना। तो इसलिए जो भी चीजें तकलीफ देती हैं, जो भी आदमी देश के लिए महंगाई को नियंत्रण करने के लिए जरूरी है, उन सबको हम ठीक ढंग से सोचेंगे, विचारेंगे और ऐसी इस ढंग से अर्थव्यवस्था को चलाएंगे कि महंगाई कम हो। मतलब गैस सिलेंडर पर आप कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे? मैं किसी चीज पर कोई कमिटमेंट न कर रहा हूं, न कर रहा हूं। मैं एक आपको सामान्य बात कह रहा हूं। मेरा कमिटमेंट है महंगाई को घटाने का, और वो कमिटमेंट है। दूसरा बड़ा सवाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कई बार इसको मुद्दा बनाया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म है। अगर विदेशों में कीमत बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिक भारत में बढ़ जाएंगी। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म से बाहर लाने का कोई प्रस्ताव पेट्रोल और डीजल को आप लोग रखेंगे, आपकी आने वाली सरकार रखेगी? आपको बताया ना कि आप चाहे हर आइटम के बारे में हम इसी दृष्टि से, इसी नीति से विचार करेंगे कि महंगाई कम हो। उसमें जो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, उनको गौर से देखकर उन एलिमेंट्स को दुरुस्त करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कम करेंगे। ये एक सामान्य हमारी नीति है, वो हर चीज पर लागू होती है। पेट्रोल डीजल के लिए मैंने कहा ना कि जो भी आम आदमी के उपयोग की वस्तुएं हैं, उन पर बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए
हमने घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है, महंगाई पर नियंत्रण लाएंगे। पहली प्रायोरिटी ही ये बताई है, और कैसे लाएंगे ये हम करके एक बार दिखा चुके हैं। तो इसमें आपको चिंता की क्या बात है? खुश होइए कि हम घटाने के लिए आ रहे हैं। नहीं सर, मैं तो खुश हूं, पर मैं जनता रोडमैप जानना चाहती है और मैं वही आपसे पूछ रहा हूं। जनता तो बहुत ही खुश है, प्रतीक्षा कर रही है कि आओ। वो कह रही इतनी देर में क्यों वोट हो रहा है, कल हो। हाँ, जनता तो उछल रही है। खैर, मैं अपनी सीट से नहीं उछल सकता सर, लेकिन एक सीरियस सवाल राम जन्मभूमि, धारा 370 और कॉमन सिविल कोड को लेकर कई दिनों बाद आपका घोषणा पत्र जारी हुआ, यानी 7 तारीख को जारी हुआ, जब पहले चरण के चुनाव थे। लगातार ये खबरें बाहर आई कि आपके और नरेंद्र मोदी जी के बीच इन तमाम तीनों मुद्दों को लेकर मतभेद है। नरेंद्र मोदी जी इन मुद्दों को नहीं जोड़ना चाहते, आप जोड़ना चाहते हैं। हकीकत क्या है इसकी? हकीकत घोषणा पत्र में जो लिखा हुआ है वही हकीकत है। तो क्या कोई मतभेद था? न कोई मतभेद है, न कोई डिफरेंस है। ये तो कुछ आप लोगों के पास ऐसे मस्तिष्क हैं, उर्वर मस्तिष्क हैं, द फर्टिलाइज्ड हाईली फर्टाइल डिमांड ब्रेन्स ऑफ द मीडिया। उसमें कई बार अच्छी चीजें होती हैं, साथ में घास फूस के साथ साथ जिसको आप कहते हैं ना, वो भी पैदा हो जाता है। तो वो कई बार आप उसको ज्यादा उछालने लगते हैं, जहां नहीं है उसको देखने लगते हैं। सर, एक क्रिटिसिज्म ये भी है, जनता को दिखाने लगते हैं। एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि तीनों मुद्दों को बड़े सतही तौर पर शामिल किया गया है। क्या आप क्रिटिसिज्म को मानते हैं कि बड़े सतही तौर पर इनको शामिल किया गया है? बड़े सतही तौर पर क्या? हाँ, सतही ना? जी जी जी। आप देखेंगे 2009 के घोषणा पत्र में जो लिखा है वही 2014 के घोषणा पत्र में लिखा है, और वही हम बार बार कहते रहे हैं। और जिस दिन मेरे से ये सवाल पूछा गया था, जब घोषणा पत्र की कमेटी का हमने की घोषणा की थी, तब भी मेरे से ये सवाल पूछा गया था, और तब भी मैंने यही कहा था कि जो 2009 में लिखा है वही 2014 में रहेगा। तो इसमें कहां मतभेद है, कहां क्या है? क्या इन तीनों बातों को लेकर अगर सरकार बनती है और जैसा आप कह रहे हैं 272 प्लस 300 प्लस, तो क्या कोई सीरियसनेस दिखाई देगी सरकार की तरफ से, या बैक बर्नर पर पड़े रहेंगे? हमारी सरकार इस देश के लिए, इस देश की प्रतिष्ठा के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इसमें सभी लोगों को साथ लेकर आगे चलने के लिए प्रतिबद्ध है, बहुत गंभीर है, और पूरी गंभीरता के साथ हम इस देश को आगे ले जाएंगे। देश के समाज के हर व्यक्ति को, हर भाषा को, हर संप्रदाय को, हर क्षेत्र को पूरे तौर पर साथ लेते हुए एक भारत, जो एक देश है, एक जन है और एक राष्ट्र है, उसकी तरफ, उसकी ताकत को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा घोषणा पत्र में वचन है, और इसका हम पूरी ताकत से पालन करेंगे। राम मंदिर बनवाएंगे, ये भी वचन है सर? हमारा वचन, उसमें जो कुछ है उसे आप पढ़ लीजिए, और जो हमारा वचन है वो हम पूरा करेंगे। आखिरी सवाल सर, कानपुर देख लीजिए उसमें क्या लिखा है, वो पढ़ के वो जनता को पढ़ के सुना दीजिए जो हमारा वचन है। नहीं सर, वो तो पढ़ के सुना चुके हैं। जनता तो यही बोलती है, हर 5 साल में यही लिख देती है बीजेपी। नहीं, जनता ये कहती है कि बीजेपी ठीक लिख रही है। आखिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, वहां उसके ऊपर विचार हो रहा है, और आप देखेंगे कि मामले का हल निकलता है, और हमने यही लिखा है उसमें कि हम कैसे हल कराएंगे उसको। आखिरी सवाल सर, देखिए उसको पढ़िए, जनता बहुत प्रसन्न है। कानपुर में खुश हैं आप? हाँ, हम सब भारत में जहां हैं, हम हर भारत के हर कोने में खुश हैं। भारत ऐसा स्थान है कि जो हमारे लिए उसका कण कण खुशी का और प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। काशी की याद तो हिमालय में थे तब भी खुश थे, और यहां है तब भी खुश है। काशी की याद तो नहीं आती आपको? हमें, मैंने कहा ना, देश के हर हिस्से की याद आती है। हमें वो दीपक चौरसिया के इलाहाबाद वाली भी याद आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े। आपको आती है? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं, मुझे भी आती है सर, बिल्कुल मुझे भी आती है। आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात, बस ठीक। आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जिनका कहना था
कि एनडीए ने अपने आप को साबित किया है, एनडीए ने अपने आप को प्रूव किया है महंगाई के मुद्दे पर, तमाम दूसरे मोर्चे पर। और हमारी सरकार जब बनेगी तो घोषणा पत्र में हमने जो कुछ भी लिखा है उसे पूरा करेंगे। और एक बड़ी नसीहत उन्होंने बाबा रामदेव को दी है कि वो योग पर ध्यान लगाएं, अर्थव्यवस्था पर नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर ध्यान लगाने के लिए बहुत सारे लोग अभी बाकी हैं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।